ब्लॉकचेन, ये शब्द सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी, है ना? लेकिन सच तो ये है कि क्रिप्टो इस पूरी कहानी का सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। असली क्रांति तो इसके पीछे काम करने वाली तकनीक है, जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम क्रिप्टो के उन भारी भरकम और उलझाने वाले शब्दों से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम समझेंगे कि कैसे ब्लॉकचेन असल में एक ट्रस्ट मशीन है जो चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल रही है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस क्रांतिकारी तकनीक को डिकोड करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां भरोसे के लिए किसी मिडिलमैन या बिचौलिए की जरूरत ही ना पड़े। आज के समय में हर छोटे बड़े डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए किसी न किसी केंद्रीय अथॉरिटी पर निर्भर रहना पड़ता है, चाहे पैसे भेजने के लिए बैंक हो या खाना ऑर्डर करने के लिए कोई ऐप। लेकिन क्या ये बिचौलिए वास्तव में जरूरी हैं? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और आज हमें इसी का जवाब खोजना है। आज के इस विश्लेषण में हम चीजों को बहुत ही आसान स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बिचौलियों की समस्या की, फिर जानेंगे कि ब्लॉकचेन आखिर है क्या और ये तकनीक बैकएंड पर काम कैसे करती है। इसके बाद हम क्रिप्टो से आगे बढ़कर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की दुनिया में झांकेंगे और अंत में बात करेंगे वेब 3.0 के भविष्य की। सब कुछ बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले सिस्टम की उस बुनियादी दिक्कत पर बात करते हैं जिसे बिचौलियों की समस्या या सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क कहा जाता है। हमारे आज के सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में कई खामियां हैं। इसे एक आम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी फूड डिलीवरी ऐप से किसी रेस्टोरेंट का 500 रुपये का एक बर्गर ऑर्डर करना है। ऐप को 500 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन उस रेस्टोरेंट को पूरे पैसे नहीं मिलते। वो फूड डिलीवरी ऐप बीच में एक मोटा सर्विस चार्ज या कमीशन काट लेता है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उस ऐप का सेंट्रल सर्वर उस ट्रांजैक्शन को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। इसी को कहते हैं सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, जहां एक अथॉरिटी के पास पूरा कंट्रोल होता है और वो बीच में बैठकर फीस वसूलती है। इसके बिल्कुल उलट होता है डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। यहां सीधा पीयर टू पीयर कनेक्शन होता है, कोई बीच में फीस खाने वाला नहीं होता और भरोसा पूरे नेटवर्क में बराबर बंटा होता है। सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क का एक और बहुत बड़ा नुकसान है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर वो बीच का सेंट्रल सर्वर किसी भी वजह से डाउन हो जाए, क्रैश हो जाए या हैक हो जाए, तो उससे जुड़े हुए सारे के सारे यूजर्स तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। पूरा का पूरा सिस्टम बस एक ही झटके में ठप पड़ सकता है। ये आज के मौजूदा सिस्टम की सबसे बड़ी और खतरनाक कमजोरी है। और बिल्कुल यहीं पर एंट्री होती है हमारे समाधान की। तो सवाल यह है कि ब्लॉकचेन आखिर है क्या और ये डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रस्ट का कंसेप्ट क्या होता है। तकनीकी भाषा से हटकर अगर बात करें तो ब्लॉकचेन असल में एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये एक रजिस्टर है। इसे स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर की तरह समझा जा सकता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये रजिस्टर किसी एक जगह या सिर्फ प्रिंसिपल के पास नहीं रहता, बल्कि क्लास के हर एक स्टूडेंट के पास इसकी एक सेम कॉपी होती है और वो सभी कॉपियां आपस में सिंक्रोनाइज्ड होती है। अगर कोई एक स्टूडेंट अपने रजिस्टर में कुछ चालाकी करके नंबर बदलना चाहे तो बाकी सभी स्टूडेंट्स के रजिस्टर से वो मैच नहीं करेगा और वो तुरंत पकड़ा जाएगा। इसमें कोई भी सेंट्रल बॉस या अथॉरिटी नहीं होती। यही ब्लॉकचेन का असली जादू है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरी तकनीक पर्दे के पीछे काम कैसे करती है और इस चेन को सुरक्षित कैसे रखा जाता है। चलिए इस पूरी प्रोसेस को एक मजेदार स्थिति से डिकोड करते हैं। मान लीजिए 4 दोस्त हैं, जैक, टेड, सैम और फिल। उन्होंने साथ में डिनर किया और अब बिल बांटना है। फिल को जैक को अपने हिस्से के पैसे भेजने हैं। अब बैंक के बजाय वो ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले फिल अपनी एक सीक्रेट प्राइवेट की का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन शुरू करता है। फिर हैशिंग एल्गोरिदम नाम की एक तकनीक उस डेटा को एक बेहद सुरक्षित कोड में एन्क्रिप्ट कर देती है। इसके बाद नेटवर्क में मौजूद हजारों कंप्यूटर, जिन्हें नोड्स या माइनस कहते हैं, एक बहुत ही जटिल गणितीय पहेली को सुलझाकर इस ट्रांजैक्शन को चेक या वैलिडेट करते हैं। इसे प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाता है और एक बार जब ये पक्का हो जाता है कि सब सही है, तो ये लेन देन एक नए ब्लॉक के रूप में हमेशा के लिए पुरानी चेन से जुड़ जाता है। अब यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि ये सिस्टम इतना रॉक सॉलिड और सुरक्षित क्यों है। इसके 4 बड़े कारण हैं। पहला, ये अपरिवर्तनीय या इम्यूटेबल है, यानी एक बार जो डेटा ब्लॉक में दर्ज हो गया उसे किसी भी हाल में मिटाया या बदला नहीं जा सकता। दूसरा, ये पूरी तरह पारदर्शी है, सभी लोग लेजर में दर्ज ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। तीसरा, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी इसकी हजारों कॉपियां दुनिया भर में मौजूद हैं, इसलिए डेटा कभी नष्ट नहीं हो सकता। और अंत में ये क्रिप्टोग्राफिक सुरक्षा से लैस होता है, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट कीज का इस्तेमाल होता है। इसे हैक करना लिटरली नामुमकिन के बराबर है। ये तो हुई बेसिक्स की बात, लेकिन ब्लॉकचेन का दायरा सिर्फ क्रिप्टो करेंसी तक सीमित नहीं है।
अब बात करते हैं इसके दूसरे और बेहद पावरफुल पड़ाव की, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और समझौतों को ऑटोमेट करने की। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स असल में कंडीशन ओरिएंटेड प्रोग्राम होते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये कंप्यूटर कोड की कुछ लाइनों में लिखा गया एक ऐसा डिजिटल एग्रीमेंट है जो ब्लॉकचेन के अंदर ही स्टोर रहता है। जैसे इसके अंदर लिखी हुई शर्तें पूरी होती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप बिना किसी इंसान की मदद या इजाजत के उन शर्तों को लागू कर देता है। ये बिल्कुल इफ देन दैट लॉजिक पर काम करते हैं। अगर ये हुआ तो वो कर दो। इस कॉन्सेप्ट को एक वेंडिंग मशीन के बेहतरीन एनालॉजी से जोड़ा जा सकता है। वेंडिंग मशीन कैसे काम करती है? उसमें पैसे डाले जाते हैं, बटन दबाया जाता है, मशीन का इंटरनल एल्गोरिथम उसे प्रोसेस करता है और चिप्स या कोल्ड ड्रिंक का पैकेट अपने आप बाहर आ जाता है। बीच में कोई दुकानदार नहीं होता जिसे कमीशन देना पड़े। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें डिजिटल एसेट इनपुट किया जाता है, ब्लॉकचेन का कोड उसे प्रोसेस करता है और फंड या प्रॉपर्टी ऑटोमैटिकली सही जगह रिलीज हो जाती है, एकदम बिना किसी मानवीय दखल के। इसे असली दुनिया के एक शानदार उदाहरण से समझते हैं, जैसे बिजनेस क्राउड फंडिंग। पारंपरिक तरीके में क्या होता है? अगर किसी को अपने बिजनेस के लिए पैसे जुटाने हैं तो वो एक क्राउड फंडिंग वेबसाइट के पास जाता है। वो वेबसाइट लोगों से पैसे लेती है, अपने पास होल्ड करती है, अपना भारी भरकम कमीशन काटती है और फिर बिजनेस वाले को देती है। यहां धांधिल होने का डर भी हमेशा रहता है। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पूरी तस्वीर बदल जाती है। कोई वेबसाइट या बिचौलिया नहीं होता, कोड ही सारे पैसे होल्ड करता है, कोई कमीशन नहीं लगता। और जैसे जैसे बिजनेस अपने तय किए हुए माइलस्टोन्स पूरे करता है, कॉन्ट्रैक्ट अपने आप फंड रिलीज करता जाता है। और अगर बिजनेस फेल होता है तो निवेशकों का पैसा अपने आप उनके अकाउंट में रिफंड हो जाता है। इसलिए इस नए इकोसिस्टम में एक बहुत ही पावरफुल लाइन कही जाती है, कोड ही कानून है, यानी कोड इज लॉ। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन कर दिया गया तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी बड़ी से बड़ी संस्था या कोई भी सरकार उसे सेंसर, बदल या मैनिपुलेट नहीं कर सकती। जो कोड में लिख दिया गया है वही होकर रहेगा। और इन्हीं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का अगला और एडवांस्ड रूप है डैप्स, यानी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। ये बिल्कुल वैसे ही ऐप्स हैं जैसे आमतौर पर स्मार्टफोन में रोज इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इनका बैकएंड किसी एक कंपनी के सर्वर पर चलने के बजाय ब्लॉकचेन पर चलता है। एक ऐसे राइड शेयरिंग ऐप की कल्पना की जा सकती है जो बिना किसी सेंट्रल कंपनी के काम करे। ड्राइवर और पैसेंजर्स सीधे आपस में कनेक्ट हों और सारा का सारा पेमेंट बिना किसी कमीशन के सीधे ड्राइवर की जेब में जाए। यही डैप्स की असली ताकत है। इन सब क्रांतिकारी चीजों को मिलाकर हम एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बदलाव है हमारा भविष्य, वेब 3.0 और इंटरनेट ऑफ वैल्यू। अगर हम इंटरनेट के एवोल्यूशन पर एक नजर डालें तो सफर कुछ ऐसा रहा है। 1990 के दशक में आया वेब 1.0, जहां सिर्फ पढ़ने वाले स्टैटिक पेज होते थे। फिर 2000 के दशक में वेब 2.0 आया, जहां इंटरैक्शन बढ़ा, कंटेंट बनाया जाने लगा जैसे आज का सोशल मीडिया। लेकिन दिक्कत यह हुई कि ये चंद बड़ी कंपनियों के कंट्रोल में आकर बेहद सेंट्रलाइज्ड हो गया। और अब 2020 के दशक में हम वेब 3.0 की ओर बढ़ रहे हैं। ये एक पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड वेब है, जहां सिर्फ जानकारी ही नहीं बल्कि वैल्यू या मूल्य का पीयर टू पीयर एक्सचेंज होता है। ये नया वेब 3.0 असल में एक टोकन इकोनॉमी को जन्म देता है। यहाँ वैल्यू का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, हर तरह की वैल्यू को टोकन में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई पेड़ लगाता है तो उसे इनाम के तौर पर क्लीन एयर टोकन मिल सकते हैं। भविष्य में ऑटोनॉमस गाड़ियां सड़क पर ट्रैफिक से जल्दी निकलने के लिए एक दूसरे को टोकन ऑफर कर सकती हैं। हमारी प्राकृतिक संपदा और इकोसिस्टम को ट्रैक किया जा सकता है। और तो और, सोशल मीडिया पर बनाए गए कंटेंट के लिए बिना किसी विज्ञापन एजेंसी के सीधे इनाम मिल सकता है। यह सब कुछ ब्लॉकचेन की वजह से ऑटोमेट हो जाता है। इसलिए हमारे सोर्सेस से निकलकर एक बहुत ही गहरी और शक्तिशाली बात सामने आती है। ब्लॉकचेन सिर्फ एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये एक इंस्टीट्यूशनल यानी संस्थागत तकनीक है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि ये सिर्फ डेटा ट्रांसफर करने का कोई नया सॉफ्टवेयर नहीं है। ये इस बुनियादी बात को ही बदल कर रख देगा कि हम इंसान आपस में कैसे जुड़ते हैं, कैसे सहयोग करते हैं और हमारे समाज का पूरा ढांचा कैसे काम करता है। ये इंडस्ट्रियल एज के उस पुराने सेंट्रलाइजेशन को जड़ से खत्म कर रहा है। तो इन सभी अहम पहलुओं को समझने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ा सवाल सामने आता है। अगर इंसानियत की सबसे कीमती चीज यानी वैल्यू और भरोसे को कंप्यूटर कोड में बदला जा सकता है और बिना किसी बिचौलिए के चलाया जा सकता है, तो हमारे समाज का अगला कौन सा ऐसा बड़ा सेंट्रलाइज संस्थान है जो बहुत जल्द डिसेंट्रलाइज्ड होने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार करना जरूरी है।
इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि इससे ब्लॉकचेन और भविष्य की इस तकनीक को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिला होगा।